नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, नारी, औरत, स्त्री, भार्या, ना जाने कितने नाम हैं, जितने नाम शायद उतनी ही उसके धैर्य की परीक्षा है। हर दफा खुद को साबित करने के लिए एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शरीर से वो कोमल सही, पर मन से इतनी मजबूत कि हर बार परीक्षा में खरी उतरने के लिए पूरे जज्बे से कदम रखती है। अपने को सही साबित कर वो जीतती है जरूर, पर इस जीत को पाने के लिए अंदर से कितनी टूटती है, इसका अंदाजा तो शायद उसके बाएं हाथ को भी नहीं लगता है। आखिर क्यों उसको ही हमेशा अपने को सही साबित करना पड़ता है, सही होने के बावजूद भी। फिर यह सोच कर सब्र कर लेती है कि जब सीता मैया जैसी देवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, फिर हमारी क्या बिसात है। शायद स्त्री और परीक्षा दोनों का जन्म साथ साथ हुआ था। हर बार एक परीक्षा पास कर उसका जश्न भी नहीं मना पाती कि एक बार फिर से नई परीक्षा सामने खड़ी होती है। स्त्री जीवन की इसी परीक्षा को मैंने इस कहानी में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वर्षा जड़ बन गई, किसी बुत की तरह दरवाजे से टेक लगाए कोने पर बैठी हुई थी। शून्य में ताकती उसकी वो सूनी और खाली आंखें, जैसे वह भी ठीक उसकी तरह बिल्कुल अकेली और खाली हो गई थी। जैसे वैभव उसको बीच बजधार में बिल्कुल अकेला छोड़ गया, ठीक उसी तरह आंसू भी उसकी आंखों के साथ छोड़ गए। जब से खबर मिली वैभव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। जिसने भी सुना एक बार को तो यकीन नहीं हुआ। रिश्तेदार पड़ोसियों से घर भरा हुआ था, सब रो रो करके सबका बुरा हाल था। भीड़ में कोई रो रहा था और कुछ बातें बना रहे थे। वे वही लोग थे जिन्हें मौत से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इसमें भी चटपटी सुर्खियां बटोरना चाहते थे। ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, कहीं भी मिल जाते हैं। तभी भीड़ में से आवाज आई, देखो तो कैसी बेशर्म है, पति दुनिया को छोड़ करके चला गया, पर इस निर्लज्जी की आंखों में एक आंसू नहीं है। उसके सुर में सुर मिलाती दूसरी आवाज बोली, ऐसी बेशर्मी तो मैंने कभी नहीं देखी। अभी पति का दाह संस्कार भी नहीं हुआ, अभी से यह हाल है, जाने आगे क्या रंग दिखाएगी। तभी एम्बुलेंस के शोर से वातावरण की वह अजीब सी खामोशी टूटी। वैभव की बॉडी घर आ रही थी। एम्बुलेंस का शोर सुन वर्षा के दोनों बच्चे सहर्ष 11 वर्ष और स्निग्धा 13 वर्ष मम्मी के पास आए। मम्मी मम्मी, पापा आ गए, उन्होंने बुत बनी वर्षा को झंझोड़ते हुए कहा। स्ट्रेचर पर जैसे ही वैभव की बॉडी घर में आ गई, लोगों का रुदन कोहराम में बदल चुका था। बच्चे वर्षा को होश में ला रहे थे। इधर वर्षा के सामने जैसे ही वैभव को लेटाया, उसकी आंखें जो बिल्कुल सूख गई थी, वहां से आंसुओं का बेग उफन पड़ा। जो वर्षा अब तक बुत बनी हुई थी, वह वैभव से लिपट करके बेतहाशा रो रही थी। बच्चे मम्मी को संभालने का असफल प्रयास करते रहे और बीच बीच में खुद भी अपने पापा से लिपट लिपट करके रो रहे थे। इधर भीड़ में खुसर फुसर अब भी चालू थी। अब जाकर के इसकी आंखों में आंसू आए हैं। तभी दूसरी बोली, अरे क्या पता यह भी ढोंग हो, अब दुनिया को दिखाने को तो रोएगी ही। वर्षा रोते रोते वैभव के ऊपर ही बेहोश हो गई। दोनों बच्चे जो आज तक मम्मी पापा के भरोसे थे, जिनका हमेशा मम्मी संभाल रही थी, आज अपनी मम्मी को संभालने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। सच कुछ ही पलों में कितने बड़े हो गए थे बच्चे। दुनिया जैसे बदल सी गई थी इन तीनों की। इधर भीड़ को वर्षा के आंसू
आंसुओं से जैसे थोड़ी राहत मिली थी, पर उस बेचारी को तो होश ही कहाँ था कि आंसू बहा और उसने एक परीक्षा पास कर ली थी। 1 हफ्ता हो गया वैभव को गुजरे। सब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सामान्य हो रहे थे, पर शायद वर्षा और उसके बच्चों की जिंदगी वहीं ठहर सी गई थी। सब कुछ बिखरा पड़ा था उनके चारों ओर, जिसको कैसे समेटना है, कितना समेटना है, कुछ खबर नहीं है। वर्षा को ना अपने खाने का होश, ना पीने का। उसको अपनी कोई सुध ही नहीं थी। एक दिन उसकी बेटी स्निग्धा अपनी दादी से कह रही, दादी मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज उनके लिए खाना दे दो। इतना सुनते ही उसकी दादी बोली, हे राम, अरे यही दिन देखना बाकी था इस बुढ़ापे में। एक तो मेरे बेटे को खा गई, अब महारानी की सेवा में लगे रहो। खुद तो बैठी हैं आराम से, अब उसको और उसके बच्चों को संभालने का ठेका क्या मैंने ले रखा है। वर्षा के कानों में जैसे ही अपनी सास की आवाज पड़ी, उसने अपने बहते आंसुओं को पोंछा और रसोई में जा करके स्निग्धा को अपने कमरे में भेज दिया। वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप सही कह रही हैं, आपको मेरी और मेरे बच्चों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह दर्द और लड़ाई सिर्फ मेरी है, इससे लड़ना भी मुझे ही है। कहते हुए वर्षा ने खुद को और बच्चों का खाना लगाया और कमरे में आ गई। बहुत दिन बाद आज बच्चों ने अपने मम्मी को ऐसे देखा था, उनको भी थोड़ी राहत मिली। वर्षा बारी बारी से दोनों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। इतने दिन से बच्चों को भी नहीं संभाला था, बेचारों के दिल पर क्या गुजरी होगी। खाना खिलाते हुए वो बच्चों से बोली, आज से तुम्हें किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, अभी मैं हूँ तुम्हारी माँ, आज से मैं तुम्हें संभालूंगी। साहर्ष ने अपनी मम्मी के मुंह में कौर डालते हुए कहा, मम्मी अब आप भी मत रोना, मैं हूँ ना, मैं आप दोनों का ध्यान रखूंगा। अपने छोटे से बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन करके वर्षा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और फिर जाने कब तक तीनों आंसू बहाते रहे। पर वर्षा ने दोनों को कह दिया, आज से यह आंसू किसी के सामने नहीं बहाना। धीरे धीरे वर्षा सब कुछ समेटने का जतन कर रही थी, पर इतना आसान कहाँ था। वह बहुत अकेली हो गई थी। नाते रिश्तेदारों को तो जैसे वह तीनों बोझ लगने लगे। वैभव था तब तक सब सही था, पर उसके जाते ही अचानक सबके जैसे तेवर ही बदल गए। वैभव के होते जो कभी वर्षा की तरफ आंख उठा करके नहीं देखते थे, आज उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। वर्षा अकेली सब सहती रही, उसका धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पता था अब हालात उसके विपरीत हैं। बोलने पर मामला उछल सकता है, पर अपने हक के लिए उसे खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरों को दिखाने को मजबूत बनती, पर अंदर से बहुत टूट चुकी थी। बच्चों के सामने कमजोर पड़ करके उनको और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अकेले में आंसू बहाती। जाने कब ये आंसू उसके सबसे करीबी दोस्त बन गए। कुछ महीने यूं ही निकल गए। उसकी माँ बहुत समय से उसे अपने पास बुला रही थी। वर्षा ने भी सोचा कुछ दिन के लिए बच्चों को नानी के घर लेकर के चली जाऊं, तो शायद बच्चों का भी मन बदल जाएगा। मायके में कुछ दिन तो सब सामान्य चलता रहा, पर वर्षा ने महसूस किया कि भाई भाभी को उसकी उपस्थिति अखर रही है। बात बात में खर्चे और महंगाई का आभास कराते। वर्षा के दोनों बच्चे भी अगर कुछ कहते तो भाभी बीच में उनको टोक देती, इधर मत बैठो, ये मत करो, वह मत करो। खाना परोसते भी हाथ तंग ही रखती। वर्षा को याद है जब वैभव था तो मायके में कितना सम्मान और प्यार मिलता था, कितने नखरे उठाए जाते थे उसके और उसके बच्चों के। पर अब ऐसा क्या हो गया? कुल मिलाकर के ऐसा जताया जा रहा था जैसे उनके ऊपर बोझ है। वह हकीकत में भाई भाभी को इस बात का डर था कहीं वर्षा के मम्मी पापा उनके नाम कुछ ना कर दें। वह वर्षा के मम्मी पापा को भी बात बात में ताने देते। वर्षा सब समझ चुकी थी। उसने माँ से वहाँ जाने को कहा तो माँ बाबूजी ने जबरदस्ती नहीं करी। वह भी बहुत बेबस और असहाय दिख रहे थे। उनकी वजह से उनके घर की शांति भंग हो रही थी। वर्षा ने वहाँ से जाने की तैयारी कर ली। रात को वर्षा अपने भाई के पास गई। वर्षा का यूं अपने कमरे में आना दोनों को असहज कर गया। क्यों आई? कहीं कुछ मांगने तो नहीं आई? दोनों को ऐसे परेशान देख करके वर्षा दबे स्वर में बोली, भैया आपसे कुछ बात करनी है। भैया और भाभी वर्षा की ओर सवालिया नजरों
नजरों से देख रहे थे। वर्षा ने बोलना शुरू किया। घुमा फिरा करके बोलने की बजाय वो सीधे मुद्दे पर आ गई। भैया, इस बार यहाँ आने पर मुझे कुछ अजीब लगा। आपके और भाभी के मन का डर मैं समझ सकती हूँ। वर्षा के इतना बोलते ही उन दोनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने रंगे हाथों उनकी चोरी पकड़ ली हो। वर्षा की आवाज कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाज में नमी के साथ दर्द साफ झलक रहा था। आप फिक्र मत करो भैया, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप लोगों का प्यार और माँ पापा का हाथ मेरे सिर पर रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर भाभी के चेहरे से वर्षा को समझ आ रहा था कि भाभी अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं दिख रही थी। भाभी धीरे से बोली, दीदी बुरा मत मानना, आपने तो कह दिया, पर माँ बाबूजी का क्या? उनका तो अपनी बेटी का दर्द और मजबूरी दिखेगी। कल को उन्होंने आपके नाम कुछ कर दिया तो वैसे भी अब तो कानून ने भी बेटियों को हक दिया है। हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इतने दिन से अपने मन के जिस डर से भाभी उन लोगों से ऐसा बर्ताव कर रही थी, वो आज जुबान पर आ गया। भाभी को विश्वास दिलाती वर्षा बोली, भाभी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। भाभी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने वर्षा और भाई से कहा, ठीक है दीदी, अब आप इतना ही कह रही हैं तो आपके भैया आपके पास वसीयतनामा भेज देंगे। आप उस पर अपने हस्ताक्षर कर देना। अब क्या करूं दीदी, मुझे भी तो मेरे बच्चों, मेरे परिवार के भविष्य की चिंता है ना। वर्षा को उनके मन का संशय तो पता था, पर अपने को साबित करने के लिए बात यहाँ तक पहुँचेगी उसने कभी नहीं सोचा था। भाई भले कुछ नहीं बोल रहा है, पर उसकी चुप्पी का मतलब उसकी मौन स्वीकृत ही थी। वर्षा बहुत थके और बुझे मन से बोली, आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ साइन करने को तैयार हूँ। मुझे इस घर से एक पैसा नहीं चाहिए। ये थकान वसीयत से नाम हटाने की नहीं थी, ये थकान तो अपनों के व्यवहार से थी। अब भाभी के चेहरे पर सुकून और शांति दिख रही थी। भाई को वर्षा के दर्द का एहसास था, पर बेचारा चुप रहा। जो भाई बचपन में अपनी बहन की छोटी सी चोट के दर्द को नहीं देख पाता था और अपने हाथों से मरहम लगाता था, अब कहां से इतना मजबूत दिल बना लेता है कि उसके दर्द में मरहम लगाने की बजाय उस घाव को और हरा कर देता है। शायद इसलिए इंसान को बचपन प्यारा होता है, जहां कोई छल कपट नहीं होता है। अगले दिन वर्षा के जाने का समय हो गया था। माँ बाबूजी वर्षा से नजरें चुरा रहे थे, जो बेचारे इतने बेबस कभी नहीं दिखे। विदाई की बेला तो वैसे भी बहुत नाजुक होती है, पर इस विदाई में बहुत ही वेदना और दर्द छुपा था। वर्षा बुझे मन से अपने घर को, वो भी वैभव के जाने के बाद कहने को अपना था, की ओर चल दी। आज उसने भाई भाभी के मन के डर को दूर कर फिर से एक परीक्षा पास कर ली, पर इसको पास कर वो कितना टूट गई इसका तो किसी को एहसास तक नहीं था। बच्चे तो वैसे ही उम्र से पहले समझदार हो चुके थे, उनको माँ की बेबसी साफ दिख रही थी। वैसे भी इस बार उस घर में उनका जितना अपमान हुआ था वह भी यहाँ रहना नहीं चाहते थे। वर्षा भारी मन से अपने ससुराल आ गई। जैसे ही वह अपने कमरे में गई तो देखा उसके कमरे का पूरा नक्शा ही बदल गया। उसका सारा सामान बच्चों के कमरों में शिफ्ट कर दिया गया और उसके कमरे को नए तरीके से व्यवस्थित कर दिया। वर्षा को अचानक आए इस बदलाव से कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्चों को वहां बैठा करके अपनी सास के पास गई और जब उनसे इस बारे में बात की तो वह बोली, देखो बहू, अब वैभव तो रहा नहीं और तुम्हें अकेले कमरे का क्या करना है। बच्चों के साथ तुम उनके कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारा और एक पीछे का कमरा किराए पर चढ़ा देंगे। कुछ पैसा तो आएगा, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा तुम तीनों का पेट भरने को। हमको तो कुछ सोचना पड़ेगा। वर्षा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कितनी बेरुखी से बोल दिया, तुम तीनों का पेट भरने को। क्या हम इनके कुछ नहीं लगते? अरे मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने पोते पोतियों पर ही तरस खा लेते। फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, और जो काम वैभव और उनके छोटे भाई मयंक मिल करके संभालते थे उसका क्या? उस पर तो हमारा हक है।
क्या वहां से पैसा नहीं आएगा? तभी मयंक और उसके ससुर जी ने घर में प्रवेश किया। मयंक बोला, भाभी कौन सा व्यापार, कौन सी साझेदारी? भैया थे तो साझेदारी थी, अब अकेला मैं कमाऊं कोल्हू के बैल की तरह, पीसूं और आप सबका पेट भरूं। अरे मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है हर किसी का पेट भरने का। मयंक का इतना कहना था कि वर्षा को यकीन नहीं हुआ। उसने ससुर जी की तरफ देखा, उसको लगा कि वो उसकी तरफदारी करेंगे, पर उनकी चुप्पी का मतलब उनकी मयंक की बातों से स्वीकृति थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। रिश्तों का आईना वैभव के जाते ही उसके आगे आकर के खड़ा हो गया था। सारे रिश्ते परत दर परत उसके सामने खुलते जा रहे थे। वो गुस्से से कपकपाने लगी। वो चिल्ला करके बोली, वाह भैया, अब हम हर किसी में आ गए हैं, इतनी जल्दी भूल गए। वैभव के सामने तो बच्चों पर बड़ा प्यार लुटाते थे, मुझे माँ के बराबर दर्जा दे रखा था, कहाँ गया तुम्हारा प्यार, सब दिखावा था। वर्षा मयंक के आगे आकर के खड़ी हो गई। उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द सब दिख रहा था। अरे वैभव ने तुम्हें खुद के व्यापार में शामिल किया, अपना साझेदार बनाया, तुमको अपने पैरों पर खड़ा किया और उनका एहसान मानने की बजाय तुम इस तरह से बोल रहे हो। आज मुझे पता चल गया कौन अपना है कौन पराया है। सारे रिश्ते सिर्फ पैसों के सगे हैं, पर मुझे इतना कमजोर भी मत समझना। कल से मैं भी काम संभालूंगी, आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए। इतनी बेगैरत भी नहीं हूं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। आखिर वैभव का मेहनत से खड़ा कारोबार है, ऐसे ही उसकी मेहनत पर कोई घात लगा करके बैठ जाए, सहन नहीं कर पाऊंगी। वर्षा के इतना बोलते ही मयंक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी उसके ससुर जी गुस्से से बोले, अब इस घर की बहू दुकान पर बैठेगी, अरे दुनिया क्या कहेगी। वर्षा गुस्से से बोली, पापा जी, यह दुनिया ना मेरा पेट भरने आ रही है और ना मेरे बच्चों का। इतना कह करके वर्षा अपने कमरे में चली गई, क्योंकि और ज्यादा वहां खड़ी रही तो शायद दम घुट जाएगा। सच, आज अपनों के ही बीच कितनी अकेली पड़ गई थी वो। बच्चे कमरे में सहमे से खड़े थे, उन्होंने सब सुन लिया था। आज अपने ही घर में कितना पराया, कितना अकेला महसूस कर रहे थे तीनों। वर्षा ने खुद को और बच्चों को संभाला और बोला, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगी। वर्षा ने कह तो दिया, पर उसको खुद ही नहीं पता था। आज तक वैभव ने उसे व्यापार के बारे में ज्यादा कुछ बताया भी कहाँ था, और ना उसने कभी जानने की कोशिश करी। काश कि वो थोड़ा ध्यान दे पाती, पर शुरुआत तो करनी ही होगी। हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता ही है, वह भी करेगी। सोचती हुई वर्षा अपना सामान बच्चों के कमरे में व्यवस्थित करने लगी। सच, केवल वैभव ही उनको छोड़ करके नहीं गया था, जाते जाते सारे रिश्ते, प्यार सब ले गया। कभी कभी भ्रम में जीना ही सही होता है, दिल तो नहीं टूटता है, पर वैभव क्या गया, उसके तो सारे भ्रम ही टूट गए। वर्षा खूब रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन बच्चे उसके पास ही सो रहे थे, बेचारी रो भी नहीं सकती थी। वैसे तो वैभव उसकी यादों से कहीं गया ही नहीं था, पर आज उसकी यादों से नहीं, उससे लिपट करके रोना चाहती थी। वह होता तो वह अपना मन हल्का कर लेती। पता नहीं कब आंखों ही आंखों में रात कट गई। सुबह जल्दी उठ करके उसने घर का सारा काम किया, बच्चों को अच्छे से समझा दिया और तैयार हो करके दुकान पर पहुंच गई। दुकान देख वो कुछ देर वैभव की यादों में खो गई। कभी कभी वैभव के साथ भी आती थी यहाँ। वैभव की आत्मा बसती थी इस दुकान में। कितनी मेहनत से खड़ा किया था इतना बड़ा कारोबार, वो वैभव की यादों में खोई थी। अचानक उसकी नजर बाहर लगे बोर्ड पर गई। वैभव का नाम तक हट गया था वहाँ से, अब वहाँ सिर्फ मयंक का नाम था। वर्षा का दिल ये देख करके टूट गया। किसी तरह अपने को संभालती वह अंदर दुकान पर गई। किसी के सामने रो करके कमजोर नहीं पड़ सकती थी वो। अंदर देखा, वैभव की कुर्सी पर मयंक बैठा था। मयंक अपने काम में व्यस्त था। वर्षा ने मयंक से वैभव की कुर्सी से हटने को कहा। मयंक वर्षा को अंदर केबिन में ले करके आ गया और धीरे से कहा,
भाभी यहाँ मैं सबके सामने ज्यादा किचकिच नहीं करना चाहता, मैंने सारे कागजात तैयार करा दिए हैं, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, आज से दुकान मेरी। मयंक ने जैसे ही बिना वर्षा की सुने ऐलान कर दिया हो। वर्षा ने साफ साफ मना कर दिया। दोनों के बीच काफी नोक झोंक हुई। वर्षा ने भी ठान लिया दुकान ऐसे ही नहीं जाने देगी। अब घर में बहुत तनाव का माहौल रहता है। घर का हर समय एक सदस्य एक दूसरे से कटा कटा सा रहता है। वर्षा महसूस कर रही थी कि उसकी अनुपस्थिति में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वह अकेली घर और बाहर सब संभाल लेती, पर कोई तो उसको भावनात्मक संबल देता, उसका साथ देता। यहाँ तो अपने ही जैसे उसके दुश्मन हो गए। उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। व्यापार के साथ उसे अपनों से, रिश्तों से, सबसे लड़ना था। सच अपने को साबित करने में हर घड़ी परीक्षा देती। बहुत टूट सी गई वह। वर्षा अपनी तरफ से सब कुछ संभालने का भरसक प्रयास कर रही थी, पर एक चीज समेटती तो दूसरी बिखर जाती। मयंक हर समय उसके काम में रोना अटकाता, अपनी तरफ से मदद करना तो दूर रहा, उसके हर काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करता। फिर भी वर्षा डटी हुई थी। उसको मालूम था कि उसका हक उसको इतनी आसानी से हासिल नहीं होगा। इधर घर में भी बच्चों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा था, पर वर्षा देख करके भी चुप थी। उस समय वर्षा सहर्ष और स्निग्धा की बिखरी कॉपी किताबें समेट रही थी तो देखा स्निग्धा मम्मी के पास खड़ी कुछ कहना चाह रही थी, पर वह वर्षा को व्यस्त देख चुप हो गई। ऐसा लग रहा है वह बहुत परेशान है। वर्षा ने उससे कारण भी पूछा, पर स्निग्धा ने उस समय टाल दिया। इधर वर्षा को भी काम पर जाने की जल्दी थी तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन सहर्ष ने वर्षा से स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगे। वर्षा ने बिना कुछ पूछे उसे पैसे दे दिए। उसे उस बात को कई दिन गुजर गए। उस दिन भी वर्षा काम पर जाने को तैयार हो रही थी, तभी सहर्ष के मोबाइल पर उसके दोस्त का फोन आ गया था। सहर्ष बाथरूम में था तो वर्षा ने उसका फोन उठा लिया। औपचारिक बातचीत के बाद वर्षा ने पूछा, तुम लोग अपने स्कूल में प्रोजेक्ट के जो पैसे जमा कराए थे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? उसके दोस्त ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, आंटी कौन सा प्रोजेक्ट, कौन से पैसे? हमसे तो स्कूल में कोई पैसे नहीं मांगे। वर्षा को समझ में नहीं आया, पर उसने बात संभालते हुए कहा, मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे ही गलत ध्यान था। वो तो स्निग्धा इसकी बहन के स्कूल में मांगे थे पैसे। वर्षा ने जब सहर्ष से पूछा तो वह आनाकानी करने लगा, नजरें चुराने लगा। पर जब वर्षा ने डांट करके पूछा तो सहर्ष भी चिल्ला करके बोला, हाँ तो क्या हो गया, जरूरत थी मुझे, छोटा बच्चा हूँ जो हर बात आपको बताऊं? वर्षा ने तड़ाक से थप्पड़ खींच के लगाया। वर्षा सहर्ष का बदला रूप देख करके सदमे में थी। उस दिन सहर्ष ने ना कुछ खाया ना पिया, दिन भर कमरे में औंधे मुंह पड़ा रहा। स्निग्धा ने वर्षा को बताया कि सहर्ष ने आजकल ना जाने कैसे कैसे दोस्त बना लिए हैं, दिन भर मोबाइल में चैटिंग करता रहता है। स्निग्धा कुछ कहती तो उस पर चिल्ला देता है। उस दिन भी स्निग्धा वर्षा को सब कुछ बताने ही वाली थी, पर वर्षा नाहक परेशान हो जाएगी इसलिए चुप हो गई। वर्षा टूट गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो वैसे ही सब बिखरा पड़ा है, सही होने के बजाय उसकी मुट्ठी से सब फिसलता जा रहा है। कहीं इन सब में वर्षा का ही दोष तो नहीं है? वो अपने उलझनों में ही इतनी उलझ पड़ी कि बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उम्र के जिस पड़ाव से होकर के गुजर रहे हैं, इस समय उन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आखिर वो भी क्या करे, घर बाहर अकेले सब संभालते इतनी थक जाती है। और अभी तो सिर्फ सहर्ष में ये परिवर्तन आए हैं, कहीं स्निग्धा भी उसकी देखा देखी नहीं, उसे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उस दिन पूरा दिन वर्षा का काम में मन नहीं लगा, वो खोई खोई सी थी। कैसे अकेले संभालेगी घर बाहर? शायद किसी ने सही कहा है, पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक चला जाए तो उस गाड़ी को अकेले पहिए को संभालना मुश्किल हो जाता है। पर क्या करे, अब तो उसे एक पहिए पर ही टिकी उसकी गृहस्थी को संभालना होगा, नहीं तो उसकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाएगी। इस परीक्षा में वो कतई असफल नहीं हो सकती। दिन यूं ही निकलने लगे। सहर्ष अब वर्षा से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, हर बात का उल्टा जवाब देता।
देता। एक दिन वर्षा बैंक किसी काम से गई थी। काम खत्म करके वो बाहर निकली ही थी कि अचानक उसे किसी ने आवाज दी, हेलो मैडम, ध्यान कहाँ है, कब से आवाज लगा रहा। वर्षा ने सामने देखा तो उसकी पुरानी दोस्त मेघना उसके सामने खड़ी थी। बहुत सालों बाद दोनों मिल रहे थे। इतने सालों बाद एक दूसरे को देख दोनों गले लग गए। मेघना ने वर्षा की हालत देख सवालों की बौछार कर दी। ये क्या हाल बना ली? अरे तू तो कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, कितने लड़के तेरे दीवाने थे। अगर अभी तुझे देख ले तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। यह क्या हो गया है तुझको? बिखरे बाल, फीके से कपड़े और चेहरा कितना बेनूर हो गया। मेघना को वर्षा को ऐसे देख यकीन नहीं हुआ। इधर वर्षा की आंख भर आई। उसने बात को टालना चाहा, पर मेघना पास में उसे एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने का आग्रह करने लगी। वर्षा को जल्दी थी, पर मेघना के आग्रह को वो मना नहीं कर पाई। रेस्टोरेंट में सीट पर बैठ मेघना ने कॉफी का ऑर्डर कर दिया। इधर मेघना देख रही, वर्षा उसके पास हो करके भी जैसे वहाँ नहीं हो, खोई खोई सी चिंता में डूबी, अपनी ही चुन्नी को उंगलियों में फंसाए उसी में वह उलझ रही है। पहले जब भी मिलते तो कितना बोलती थी, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती थी, पर अब जैसे चुप्पी सी साध ली हो। मेघना ने जब उससे कारण पूछा तो वर्षा का सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखें ऐसे बरस पड़ी जैसे बरसों से सूखे रेगिस्तान में अचानक बाढ़ आ जाए। मेघना को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पर्स में से धूप का चश्मा निकाल करके वर्षा की आंखों पर चढ़ा दिया ताकि अगल बगल बैठे किसी को दिखाई ना दे। मेघना ने उसे चुप कराना चाहा तो वर्षा बोली, रोने दे मेघना, बहुत दिन हो गए इस बांध को इन आंखों में बांधे, यह भी कब से टूटने को बेकरार हैं। मेघना ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ना जाने वर्षा कब तक अपने आंसू बहाती रही। जब वह थोड़ी सी संयत हुई तो उसने अपनी सारी कहानी मेघना को बताई। तब तक वेटर भी कॉफी और स्नैक्स लेकर के आ गया। थोड़ी देर को दोनों दोस्त चुप हो गए और काफी के घूंट पीने लगे। इतना सन्नाटा था दोनों के बीच कि कितने भी संभ्रांत तरीके से दोनों कॉफी पी रहे हैं, पर माहौल का सन्नाटा शायद वो कॉफी के घूंट ही तोड़ रहे हैं। मेघना ने बात का सिलसिला चालू किया, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, पर गलती तो शायद मेरी भी है जो दोस्त की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया और मैं उस तूफान से बिल्कुल बेखबर अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। वर्षा मेघना से विदा लेकर के वहां से रवाना हो गई, पर दोनों सहेलियों ने वादा किया कि अब कभी भी पहले की तरह कम्युनिकेशन गैप नहीं रखेंगे और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। वर्षा को भी मेघना से मिल करके अच्छा लगा। वैसे भी वैभव था, तब तक मन की बात किसी और से करने की जरूरत ही नहीं थी, पर अब परिस्थिति कुछ और है। जिंदगी में अगर कोई हमराज ऐसा हो जिससे अपने मन की बात कह सके, जरूरत पड़ने पर रोने को कंधा हो तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। बाकी अपनी समस्याएं तो खुद को ही सुलझानी होती हैं। वर्षा व्यापार और घर के बीच जैसे झूल रही थी। व्यापार में चीजें संभालती तो घर से बिखरती और घर में ज्यादा ध्यान देती तो व्यापार में कुछ छूट जाता। दो नावों की सवारी सच में अधिकतर दुखदाई हो जाती है। उसने साहर्ष को प्यार से डांट से हर तरीके से समझाने की कोशिश करी। साहर्ष ने भी वादा किया कि अब वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वर्षा को शर्मिंदा होना पड़े। पर उम्र के जिस दौर में उसके दोनों बच्चे गुजर रहे थे, वह चाह कर भी उन पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर सकती थी। कितनी अजीब बात है ना, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके विश्वास के लायक बने, कभी उनका विश्वास नहीं तोड़े। आंख बंद करके वो अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहते हैं, पर सच तो ये है कि माँ बाप ही सबसे ज्यादा अपने बच्चे पर अविश्वास करते हैं। एक दिन वर्षा दुकान पर अकेली बैठी थी। मयंक किसी काम से बाहर गया हुआ था। इतने में उसके मोबाइल पर मेघना का फोन आया और उसने उससे मिलने
की इच्छा जाहिर की। वर्षा ने असमर्थता जताते हुए कहा, आज तो संभव नहीं होगा, कल दुकान के बाद मिलेंगे। अगले दिन मेघना उसकी दुकान के बाहर की गाड़ी लेकर के आ गई और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठ करके चल दी। गाड़ी अपनी गति से भाग रही थी। मेघना ने वर्षा से पूछा, रेस्टोरेंट या कहाँ? वर्षा ने कहा, मौसम अच्छा है, हवा भी अच्छी चल रही है, कहीं खुले में चलते हैं। एक रिहायशी इलाके में मेघना ने गाड़ी पार्क कर दी। दोनों सहेलियां गाड़ी से उतर करके एक पार्क में आ गई। शाम का समय था तो जाहिर था पार्क में चहल पहल ज्यादा थी। बच्चों का शोरगुल हो रहा था। कोई व्यायाम करने में व्यस्त था तो कोई टोली बना करके बातों में व्यस्त थे। सब अपने हम उम्र लोगों के साथ थे। मेघना बोली, इतना अच्छा लगता है ना पार्क का ये माहौल, सब कितना खुश हैं। वर्षा की तरफ से कोई उत्तर ना पा करके मेघना ने उसको देखा। वर्षा को जैसे वो खुशनुमा माहौल भी राहत ना दे रहा हो। वैसे भी जब इंसान के पास चिंताओं और समस्याओं का पिटारा हो तो खुशियां उसके कितने ही पास हों, ना उसको इसका एहसास होता है और ना वो खुशियां उसको खुश कर सकती हैं। इतना शोर होने पर भी वो अपने ही ख्यालों में खोई थी। मेघना ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए कहा, क्यों ना अपन टहलते हुए बात करें। वर्षा ने उसकी तरफ देखा, जैसे कहा हो जैसा सही लगे, और दोनों सहेलियां कदम ताल मिलाने लगी। वर्षा ने बोलना चालू किया, अचानक क्यों बुलाया है? तू कुछ कह रही थी ना, कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेघना को बोलने में हिचक हो रही थी। जुबान जैसे उसके तालू में चिपक गई थी। फिर भी बात तो करनी थी। वो किनारे पर लगे एक पेड़ से पत्ता तोड़ते हुए उस पत्ते के टुकड़े करते हुए बोली, उस दिन जब तुझसे मिली थी तेरे बारे में सुन करके बहुत दुख हुआ। तब से दिमाग में बहुत जद्दोजहद चल रही है। मैं सोच रही थी ऐसा क्या करूं जो तेरे काम आ सकूं, कैसे तेरी मदद करूं। सच कहूं मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे ये भी मालूम है तू बहुत बहादुर है, मजबूत है, जिंदगी की हर परीक्षा भी पास भी हो जाएगी, पर ये भी जानती हूँ कि हर परीक्षा पास करने के बाद तू टूटती जाएगी। जैसे ही तू एक मुकाम हासिल करेगी कि तेरे अंदर कहीं कुछ दरक जाएगा। मुझे डर है कहीं खुद को साबित करने के चक्कर में तू खुद को नुकसान ना कर ले। मैं मानती हूँ कि तू अकेली नहीं है। कई ऐसी औरतें होती हैं जो तेरी तरह अकेले घर बार संभाल रही हैं, परिवार बच्चे सब संभाल रही हैं। पर एक बात बोलूं, इसे जिंदगी काटना कहते हैं, जीना नहीं। तू भी कहाँ जी पा रही है। मेघना की बातों से वर्षा को एहसास हुआ कि अब तो जिंदगी काटना भी कितना मुश्किल लगता है। जो जिंदगी किसी हवा की जैसे उड़ रही थी, आज जैसे उसके लिए एक जगह पर थम सी गई हो, पर केवल उसके लिए, बाकी सब के लिए तो चल रही थी और इसलिए वो उसके साथ भागने का प्रयास करती। जैसे ही अपनी रुकी जिंदगी में थामना चाहती, देखती जिंदगी काफी आगे भाग गई। अभी मेघना की बातों से वो ख्यालों से बाहर आई। जितना यह सच है कि बच्चों की माँ की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा उतना ही यह भी सच है कि उनके सिर पर पिता का साया हो तो वह सुरक्षित महसूस करते हैं। वर्षा जो मेघना को गौर से सुन रही है, उसे मेघना की बातें कुछ अटपटी सी लगी, जैसे वो कहना कुछ और चाहती हो पर बोल नहीं पा रही है। वर्षा मेघना से बोली, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। मेघना उसे पास रखी बेंच पर ले गई। दोनों सहेलियां वहीं बैठ गई। मेघना ने वर्षा के हाथ पर अपना हाथ रख करके कहा, वर्षा मैं घुमा फिरा करके कुछ नहीं कहूंगी, दूसरी शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वर्षा अचानक से कुछ समझ नहीं पाई। उसके चेहरे पर आवेश, आश्चर्य, निराशा सब एक साथ दिखे। वह मेघना से बोली, तेरा दिमाग तो सही है। उसकी आवाज में कंपन था। वो इतना जोर से चिल्लाई कि आसपास के लोग भी उन दोनों को देखने लगे। वर्षा अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वैभव के अलावा मेरी जिंदगी में किसी के लिए नहीं सोच सकती। और बच्चे
वो क्या इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? फिर मेरी उम्र देखी, मैं तो तेरे पास अपना दुख हल्का करने आई थी, पर तूने तो मेरे घाव और हरे कर दिए। वर्षा बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखें भर आई। उसने अपने आंसू छिपाते हुए मुंह फेर लिया। मेघना ने अपने पास रखी पानी की बोतल खोल वर्षा की ओर बढ़ा दी, पर वर्षा ने पानी पीने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा है वो मेघना की बातों से बहुत आहत हुई थी, पर मेघना के जोर देने पर उसने 2 घूंट पानी पिया और बोतल का ढक्कन लगा करके मेघना को दे दिया। मेघना बोतल रखते हुए बोली, वर्षा मैं मानती हूँ यह सब अपनाना इतना आसान नहीं है। वैभव तेरी जिंदगी था, तेरा सब कुछ था, पर किसको पता था जिंदगी तुझे इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर देगी। और वैसे भी और नया क्या है, आज इतने ही पुनर्विवाह होते हैं, उनकी जिंदगी भी खुशहाल चलती है और बच्चे भी धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं। वर्षा कुछ नहीं बोली। मेघना ने बोलना जारी रखा, मेरे दूर के भाई की पत्नी का कैंसर से देहांत हो गया। उसके एक 8 साल का बेटा है। जब मुझे पता चला तो मुझे तेरा ध्यान आया। क्या पता जिंदगी तुझे दूसरा मौका दे रही हो। एक बार सोच तो सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से निर्णय ले। अभी वर्षा के मोबाइल पर घर से कॉल आया। वर्षा उठते हुए बोली, मुझे जाना होगा, पर तू इतना सुन ले, मेरा जवाब ना है। मेघना बोली, मुझे पता है तू अभी बहुत गुस्से में है, पर एक बार मेरी बात पर ठंडे दिमाग से सोचना। मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगी। और हाँ, घर मेरा देखा भाला है, इसलिए बात इतनी आगे बढ़ा रही हूँ। तेरी सहेली हूँ, तेरे लिए कुछ कर पाऊँ तो खुशी होगी। बोलते बोलते मेघना का भी गला रुंध गया। वर्षा बिना कुछ बोले वहाँ से लंबे लंबे डंक भरती हुई निकल गई। मेघना पीछे से बोली, तेरे फोन का इंतजार रहेगा। वर्षा घर आई तो देखा स्निग्धा अपनी सहेली के यहाँ पर पढ़ाई करने गई है और साहर्ष अपने दोस्त के साथ खेलने गया। जाने क्यों आज वर्षा को बच्चों के ना होने पर थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि इस समय वह कुछ पल अकेले बिताना चाहती थी, बिल्कुल तन्हा, जहाँ कोई ना हो, सिर्फ वो और उसका वैभव हो। सच कितना अजीब रिश्ता होता है पति पत्नी का, जिसके बीच वो किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कोई भी हो। भले वैभव अब इस दुनिया में नहीं था, पर उसका वजूद आज भी वर्षा के रोम रोम में समाहित था। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर अपने पर्स को एक तरफ रख दिया और पलंग पर आकर के निढाल सी बैठ गई। उसका दिमाग शून्य हो गया था। आंसू की 2 बूंद कब उसके गालों पर लुढ़क आई, खुद उसको भी पता नहीं चला। उसने पलंग के साइड में रखी वैभव की फोटो उठाई और उसको अपने सीने से लगा ली। आज कुछ ज्यादा ही चिपका लिया उस तस्वीर को अपने से, मानो उससे दूर होने के ख्याल से ही उसकी रूह कांप गई हो। वो तस्वीर से ऐसी बातें करने लगी मानो उसका वैभव उसके सामने बैठा हो। वैभव, देखा तुमने जमाने को? अरे तुम्हारे जाने का गम क्या कम है मेरी जिंदगी में, जो आज मुझे ये सब भी सुनने को मिला। तुम भी जानते हो कि भले तुम शरीर से मेरे साथ ना हो, पर आज भी तुम मेरे जीवन का मेरा हिस्सा हो। मैं हर पल तुम्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करती हूँ। फिर कैसे कोई मुझसे कह सकता है कि मैं किसी और की? छी, घिन आती है मुझे। कोई सोच भी कैसे सकता है? याद है हम दोनों ने कितने वादे किए थे, कितने कसमें खाई थी। कैसे भूल जाऊं उन सब को मैं? 7 जन्मों का वादा किया था हमने वैभव के साथ, जीने मरने का वादा। अचानक वर्षा फूट फूट करके रोने लगी। वैभव, क्या वादे टूटने के लिए ही होते हैं? वैभव, क्या वादे टूटने के लिए ही होते हैं? हम जी तो साथ लिए, पर मरने का वादा वो तो मैंने तोड़ दिया। देखो कहाँ तुमसे वादा किया निभा पाई। तुम्हारे बिना जी रही हूँ, पर तुम भी जानते हो मर तो मैं तुम्हारे जीते जी ही गई थी। बस अब तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। पर तुम ही बताओ आखिर कैसे मैं वह सब भूल जाऊं? कैसे किसी और को? नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं रह लूंगी अकेले, लड़ लूंगी जमाने से, पर नहीं, यह सब मुझसे नहीं होगा। वैभव की फोटो सीने से लगाए वो बिलक बिलक करके रो रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। स्निग्धा और साहर्ष बाहर थे। वर्षा ने फटाफट अपने आंसू पोंछे। वो बच्चों के सामने रोना नहीं चाहती थी। वैसे भी बच्चे कितनी बार कह चुके थे, मम्मी क्या हमेशा चेहरा लटकाए बैठी रहती हो? वर्षा ने दरवाजा खोला, आंखें भले पोंछ लिए उसने, पर उसका चेहरा देख कोई भी उसके दिल का दर्द जान सकता था। स्निग्धा दंदनाती हुई कमरे में आई। मम्मी कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं? मेरे सारे नोट्स यहीं पड़े हुए हैं। मेरी सहेली बाहर खड़ी है। कहती वो नोट्स
उठा करके बाहर निकल गई। वर्षा के चेहरे को देखने का समय नहीं था उसके पास। इधर साहर्ष पलंग पर निढाल सा लेट गया। मम्मी कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। वर्षा अपने को संभालती हुई रसोई की तरफ बढ़ गई। मन ही मन सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ जो बच्चों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पर उसको कहीं ना कहीं दुख भी हुआ। क्या सच में उसके बच्चों को भी उसके दुखों से मतलब नहीं है? सब अपनी अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हैं कि मेरे दुख से किसी को कोई मतलब नहीं है। सच अगर आज वैभव होता तो जरा से मेरे चेहरे पर सिकन देख करके पूरा घर सिर पर उठा लेता। सच एक साथी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। वर्षा ने अपने ख्यालों में खोए गरम गरम दूध का बर्तन पकड़ लिया। एकदम से जलन से उसका ध्यान टूटा और बेटे का नाश्ता दे शाम के खाने में लग गई। रात के खाने से फारिग हो वह बिस्तर पर सोने आ गई। मेघना की कही बातें अभी भी अपने मस्तिष्क में उसके गूंज रही थी। बहुत आहत हुई थी वो आज। कई दिन तक उसने मेघना से कोई बात नहीं की। मेघना का उसके पास फोन आया तो उसने साफ कह दिया कि मेरे से इस बारे में कोई बात मत करना। इधर वर्षा देख रही मयंक को उसकी उपस्थिति बहुत खल रही थी। एक दिन मयंक ने साफ साफ घर पर कह दिया, मैं भाभी के साथ व्यापार नहीं कर सकता। भाभी चाहे तो अपना हिस्सा ले लें, नहीं तो इस दुकान का बंटवारा कर लें। इधर घर में भी उसकी सास जब देखो उन तीनों को सुनाती रहती, इस उम्र में इसकी और उसके बच्चों की चाकरी करूं। बच्चे भी आजकल दादी को हर बात का जवाब देते हैं। घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। वर्षा जितनी कोशिश करती चीजों को सामान्य करने की, वो उतनी ही खराब हो रही थी। घर के बाकी सदस्यों के लिए वो किसी बेकार सामान के तरीके थे। वर्षा बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी। इधर मेघना ने काफी कोशिश करी वर्षा से इस बारे में बात करने की, पर वर्षा तो इस बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती थी। वर्षा की तरफ से हताश मेघना ने उसके दोनों बच्चों को अपने घर बुलाया। आखिर वो अपनी सहेली को यूं ही उसके हाल पर तो नहीं छोड़ सकती थी ना। दोनों बच्चों से औपचारिक बातचीत के बाद मेघना ने उनसे उनकी मम्मी के बारे में पूछा तो दोनों बच्चे बोले, आंटी मम्मी बहुत उदास रहती हैं। भले हमसे कहती नहीं हैं, पर हम जानते हैं। हम काफी कोशिश करते हैं उनको खुश रखने की, पर हम खुद अपनी पढ़ाई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि कुछ नहीं कर पाते। मेघना अपनी कुर्सी से उठ करके बच्चों के पास सोफे पर आकर के बैठ गई। बेटा तुम दोनों भी समझ रहे हो कि मम्मी कितनी अकेली हो गई हैं, पर तुम चाहो तो उनका ये अकेलापन दूर कर सकते हो। मेघना की बातें बच्चों को समझ नहीं आई। उन्होंने प्रश्न सूचक नजरों से मेघना की तरफ देखा। मेघना भी अपने गले को साफ करने लगी। इतना आसान कहाँ था उसके लिए भी बच्चों से इस बारे में बात करने का, पर बात तो करनी ही थी। मेघना बोली, मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ मुझे मालूम है वो तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा, पर एक बार हर तरह से सोचना। मुझे मालूम है पापा के जाने के बाद तुम दोनों समय से पहले परिपक्व हो गए। और मेघना ने उनको वो सब बता दिया। सुन करके एक बार तो बच्चे भी सन्न रह गए। उन्होंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। मेघना उनसे बोली, तुम लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, पर तुम्हारी मम्मी वो बहुत अकेली हो गई हैं। कमरे में 3 लोग होने के बावजूद भी बहुत सन्नाटा था, पर उसकी गूंज उन तीनों को महसूस हो रही थी। बच्चे मेघना से विदा लेकर के घर आ गए। आखिर ये बात उनके लिए भी कहाँ आसान थी। अपनी मम्मी को किसी और के साथ बांटना, अपने पापा के रूप में किसी और को देखना, क्या इतना आसान होता है? दोनों बच्चे घर आ गए। उन्होंने देखा उनकी मम्मी कमरे में अकेले उनके पापा की फोटो के आगे बैठी हैं, बिल्कुल चुपचाप शून्य में ताकती हुई। कितनी अकेली उदास सी बैठी थी। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बातें करी। दोनों पीछे से आकर के अपनी मम्मी के गले लग गए। वर्षा ने अपनी भीगी आंखें पोंछी और अपने को खुश करने का असफल प्रयास कर रही। तभी साहर्ष बोला, मम्मी हमें माफ कर दो, हम अपनी ही जिंदगी में व्यस्त थे, ये भी नहीं सोचा कि आप कितनी अकेली पड़ गईं। तभी स्निग्धा बोली, मम्मी आप दूसरी शादी कर लो। एकदम से बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुन करके वर्षा अवाक रह गई। वर्षा बोली, तुम्हें यह सब बात किसने कही? दोनों बच्चे बोले, मम्मी हम मेघना आंटी के यहाँ से आ रहे हैं। कहते कहते दोनों बच्चे वर्षा के गले लग गए। इस समय तीनों रो रहे थे। सच कितना मुश्किल होता है ये निर्णय लेना। जितना मुश्किल वर्षा के लिए था उतना ही बच्चों
बच्चों के लिए, पर कभी कभी जिंदगी में मुश्किल निर्णय लेने जरूरी हो जाते हैं। उस रात उस कमरे में तीनों सदस्य के मन में उथल पुथल चल रही थी। हर सदस्य बस आंखें बंद कर रहा था, पर हकीकत में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सब बस जैसे एक दूसरे के सामने सोने का अभिनय कर रहे थे। वर्षा के मन में विचारों का तूफान था। कहीं वह स्वार्थी तो नहीं बन गई, अपनी ही गम को सीने से लगाए। वह खुद तो जी लेगी, पर उसके बच्चे, वह भी तो तरसते होंगे अपने परिवार के लिए, अपने पापा के लिए। पर क्या जरूरी है कोई दूसरा आदमी उन दोनों को उनके पापा की तरह प्यार दे पाएगा? तभी साहर्ष ने करवट ली। 2 बूंद आंसुओं की उसकी पलकों से निकल चुपके से उसके तकिए पर लुढ़क आई। किसी को कहीं पता नहीं चल जाए, लड़का है, किसी के सामने कैसे रो सकता है। बहुत दुखी था वो। सच, मैंने मम्मी को बहुत दिल दुखाया है। अभी मम्मी के लिए सोचा ही नहीं कि वह पापा के बिना कितनी अकेली हो गई हैं। उनका सहारा बनने की बजाय अपनी हरकतों से उनका दिल ही दुखाया। फिर कुछ सालों बाद जब हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे तो मम्मी का क्या, उनकी अपनी भी तो जिंदगी है। क्या पूरा जीवन वह बस एक माँ बनकर के जिएंगी, हमारे लिए ही जिएंगी? क्या उनको कोई हक नहीं है खुश रहने का? उनका भी तो मन होता होगा हंसने का, अपने मन की बात किसी से कहने का, अपना दिल हल्का करने का। पर क्या मैं किसी और को पापा के रूप में स्वीकार कर पाऊंगा? इधर स्निग्धा ने मन में जद्दोजहद चल रही थी। मम्मी मेरे पापा के अलावा किसी और की पत्नी कैसे देख पाऊंगी मैं? कहीं मम्मी का प्यार हमारे लिए कम हो गया तो? और नया माहौल, नए परिवेश में ढलना इतना आसान होगा? कैसे किसी और शख्स को मैं पापा बोल पाऊंगी? मैंने मम्मी से कह तो दिया, पर क्या सच में यह सही फैसला है? नहीं, मैं मम्मी को दूसरी शादी होते नहीं देख सकती। तभी जैसे उसके जमीर ने उसको झिंझोड़ा, कितनी स्वार्थी है तू, सिर्फ खुद के लिए सोच रही है, मम्मी के लिए नहीं। उनके दुख, उनके अकेलेपन का क्या? उस रात तीनों जैसे अभिनय कर रहे थे गहरी नींद में सोने का, पर असल में तो तीनों के दिमाग में भावनाओं का उफान था। कितना अजीब है ना, सबकी परेशानी का कारण एक, फिर भी एक दूसरे से साझा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कभी कभी जिंदगी इतनी जटिल हो जाती है। अगले दिन सुबह वर्षा के मोबाइल पर मेघना का लंबा चौड़ा मैसेज आता है। वर्षा, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है और अब तो शायद गुस्सा भी होगी। आखिर तेरे पास मुझसे गुस्सा होने का कारण भी है। तुझसे बिना पूछे तेरे बच्चों को भी सब बता दिया, पर अब मैं तुझ पर दबाव नहीं डालूंगी, सिर्फ सलाह दे सकती हूँ। ये तेरा जीवन है, तुझे बिताना है, और मुझे मालूम है तू इतनी समझदार है कि अपना और अपने बच्चों का भला ही सोचेगी। मैंने अब फैसला तेरे ऊपर छोड़ा है, पर हाँ, इतना ध्यान रहे तेरे हर फैसले में तेरी ये सहेली तेरे साथ है। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मुझे याद कर लेना। एक आवाज में दौड़ी चली आऊंगी। सच, ये तो मैसेज था। अगर मेघना उसके सामने बैठी उससे ये सब बोलती तो यकीनन दोनों सहेलियों की आंखें नम होती। नम तो अभी भी हैं, पर अलग अलग। मेघना ने जब मैसेज लिखा होगा तब होगी, और वर्षा की मैसेज पढ़ने के बाद होगी। भले ही वर्षा की आंखों में नमी थी, पर उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। सुकून था, एक एहसास था कि जीवन में अच्छे दोस्त का होना कितना जरूरी है। एक सच्चा दोस्त होने से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, और ऐसे दोस्तों को संभाल करके रखना चाहिए। बड़े ही किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त। वर्षा खो नहीं सकती मेघना को। उसने तुरंत मेघना को कॉल लगाया और कहा, मुझे तुमसे मिलना है। मेघना तो कब से इस पल का इंतजार में थी। उसने झट से हामी भर दी। शाम को वर्षा मेघना के घर चली गई। मेघना उसको देख गले से लग गई। वह वर्षा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्या फैसला लिया होगा वर्षा ने? क्या उसकी बात मानेगी? पर हालात ने वर्षा को इतना मजबूत कर दिया कि मजाल जो उसके चेहरे के भावों की उसकी इजाजत के बिना कोई पढ़ तो ले। मेघना ने वर्षा को ड्राइंग रूम में बिठाया और घर में ही रह रही सहायिका से 2 कप चाय के लिए बोला। कमरे में दोनों सहेलियों के होने के बावजूद चुप्पी थी, जिनको कभी बात करने के लिए विषय की जरूरत नहीं होती थी। आज देखो, विषय होने के बावजूद भी बात नहीं। सच, समय और हालात इंसान को कितना बदल देते हैं।
हैं। मेघना ने ही पहल की, तेरे बच्चे तो बड़े प्यारे और समझदार हैं। बेटी तो हूबहू तुझ पर गई है और बेटा बिल्कुल वैभव जैसा है। एकदम से वैभव का नाम उसके मुंह से निकल गया। वैभव का नाम सुन वर्षा की आंखों का दर्द महसूस किया जा सकता था। वो कुछ कहती उससे पहले ही सहायिका चाय ले आई। मेघना ने वर्षा को चाय का कप पकड़ाया। वर्षा चाय का कप पकड़ते हुए अपने दोनों पैरों को सोफे पर ऊपर करके अलती पलती मार करके आराम से सिर टिका करके बैठ गई, मानो बहुत थकी हुई हो और अपनी सहेली और उस चाय के कप के साथ सुकून के कुछ पल बिताने, अपनी थकान उतारने आई हो। वर्षा मुंह में चाय का घूंट भरते हुए बोली, मेघना, बच्चे जब से तुझसे मिल करके गए हैं वो भी मुझसे दूसरी शादी के लिए कह रहे हैं। मैं पूरी रात सोचती रही कहीं मेरी जिद की वजह से मैं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर तू भी समझ सकती है मेरे लिए यह सब इतना आसान नहीं होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं उस शख्स से मिलना चाहूंगी। पहले सारी बात होगी, उसके बाद ही मैं कोई फैसला ले पाऊंगी। वैसे भी तू जानती है यह फैसला सिर्फ मुझसे ही नहीं जुड़ा है, इस फैसले का असर मेरे बच्चों पर भी होगा। मेरे लिए मेरे एक गलत निर्णय से उन दोनों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी, जो मैं किसी हालात में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा तो जो होना था हो गया, पर अब बच्चों का वर्तमान और भविष्य दोनों मेरे हाथों में है। बातों बातों में चाय कप में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। वर्षा ने एक घूंट में चाय खत्म कर कप उठा करके रख दिया। मेघना ने वर्षा के हाथ पर हाथ रख करके कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है। इस रविवार मैं तेरी मुलाकात उससे करा देती हूँ। तुम दोनों मिल लो, फिर जैसा तुम समझो, फिर जैसा तुझे सही लगे। वर्षा ने मेघना की तरफ देखा। मेघना को खुशी थी कि वर्षा ने अपनी जिद तो छोड़ी, पर साथ ही वर्षा की आशंका भी उसको साफ साफ दिख रही थी, जो कि स्वाभाविक है, ऐसी परिस्थितियों में किसी के भी मन में होंगी। मयंक ने दुकान के बंटवारे के कागज तैयार करवा लिए। उस हिसाब से आधी से ज्यादा दुकान मयंक ने अपने नाम कर ली और बाकी का हिस्सा वर्षा के नाम कर दिया। जब वर्षा ने देखा तो पेपर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मयंक ने घर पर सबको कह दिया, अगर भाभी को दुकान का बंटवारा ठीक नहीं लग रहा है तो वो अपना हिस्सा लें और मुझे मुक्ति दें। मैं अब इनके साथ एक दुकान पर काम नहीं कर सकता। वर्षा ने उस समय तो कुछ नहीं बोली और सोचने का समय मांगा। वो भी रोज इस किचकिच से तंग आ चुकी थी। रविवार का दिन भी आ गया। वर्षा सुबह से वैभव की तस्वीर के आगे बैठी थी, मन ही मन जैसे उससे बातें कर रही थी। क्या करूं वैभव, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता है मेरे इस एक फैसले से शायद मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। सच कहूं तो बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। जीवन में इस दोराहे पर आकर के खड़ी होंगी कभी सोचा नहीं था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मेघना का फोन था। शाम को 4 बजे का समय उन दोनों के मिलने का था। जगह का नाम उसने उसे मैसेज कर दिया। वर्षा का दिल अभी भी राजी नहीं था, पर एक बार मिलना तो पड़ेगा ही। मिलकर ही कुछ निर्णय ले पाएगी। जाने के लिए वो कुछ खास तैयार नहीं हुई। वो चाहती थी कि उसके सामने कोई बनावटीपन ना लगे, जैसे है उसके सामने वैसे ही जाना चाहती है। वैसे भी वो कोई 22-23 साल की लड़की नहीं है जिसके मन में हजार सपने और उमंगे हों। वह तो बस हालातों से समझौता करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल असहाय और बेबस है वो। एक औरत एक बार अपनी साथी के बिना जी भी ले, पर ये बेरहम दुनिया पग पग में कांटे बिछाए रहती है। आखिर कब तक बच बच कर चलेगी। उसने हल्के नीले रंग के सलवार सूट पर गहरे नीले रंग का दुपट्टा ओढ़ा, माथे पर छोटी सी बिंदी। एक बार भी शीशे के सामने देखने की जरूरत नहीं समझी। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। चलते समय वैभव की तस्वीर को फिर से एक बार सीने से लगाया, मानो इस एक फैसले से वो उससे बहुत दूर चली जाएगी। सीने पर पत्थर रख करके भारी कदमों से वह चल दी। शाम का समय था। वो रेस्टोरेंट में खास भीड़ नहीं थी, क्योंकि ना लंच का समय था और ना ही डिनर का। मुश्किल से इक्का दुक्का ही लोग थे। मेघना ने देख करके ये समय चुना ताकि वहाँ दोनों आराम से बातें कर सकें। प्रखर यही नाम था।
मेघना के भाई का। उसकी तस्वीर उसने पहले ही वर्षा के मोबाइल पर भेज दी जिससे पहचानने में दिक्कत ना हो। वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची ही थी कि उसके मोबाइल पर प्रखर का फोन आया। वह अंदर आ चुका था। वर्षा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मिलने का रोमांच नहीं था, पर इतना कठिन निर्णय लेना आसान थोड़े ना था। क्या होगा, कैसे होगा, यही सही भी है या नहीं, हजारों सवाल उसके मन मस्तिष्क में थे। प्रखर उसे लेने बाहर आ गया। 38-39 साल का था वो। कद काठी, सामान्य चेहरे पर गंभीरता और सौम्यता का आवरण। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और रेस्तरां के अंदर आकर के एक कोने वाली सीट पर बैठ गए। वर्षा बहुत असहज थी। प्रखर उसकी स्थिति समझ गया था। उसने उसकी असहजता को दूर करने के लिए बातों का सिलसिला शुरू किया। क्या लेंगी आप? वर्षा ने एक कोल्ड ड्रिंक कॉफी के लिए बोल दिया। खाने का कुछ मन नहीं था। प्रखर ने वर्षा के लिए कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और खुद के लिए एक सूप का ऑर्डर कर दिया। प्रखर ने अपना मोबाइल टेबल पर रखते हुए बातों का सिलसिला शुरू किया। मेघना दी ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया है। मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपके दोनों बच्चों के साथ अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, ये मत समझना मैं आप पर कोई उपकार कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा एक बेटा है 8 साल का। वो बेचारा माँ का मतलब भी ठीक से नहीं जान पाया और उसकी माँ कहते कहते उसकी आवाज रूंध गई। बहुत चालाकी से वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा, पर वर्षा ने देख ही लिया। कैसे नहीं महसूस करती, आखिर दोनों का दर्द समान था। जिस पीड़ा से वो गुजर रही थी, प्रखर ने भी तो यही सब भुगता था। प्रखर की बातों से उसे तसल्ली हुई कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उस पर कोई एहसान नहीं जता रहा है। वर्षा ने बातों को घुमा फिरा करके बोलने की बजाय सीधे बोलना सही समझा। अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन ऑफ करती उससे बोलना शुरू किया। प्रखर की आंखों में देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी वो। जैसा कि मेघना ने मेरे बारे में आपको सब बताया, वैसे ही मुझे भी आपके बारे में सब बताया था। मेरे बच्चे आपके बेटे से बड़े हैं। जाहिर है उनको एडजस्ट होने में समय भी लगेगा। मैं आपको पहले ही साफ कर दूं कि ये शादी केवल मैं मेरे लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी कर रही हूँ। जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके बेटे को एक माँ मिल जाए, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पापा का प्यार मिले, उनको एक परिवार का सुख मिले। बोलते बोलते वर्षा की आवाज़ भर्रा आई। अपने को संभालते हुए वो बोली, हम दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हम काफ़ी परिपक्व हैं। शायद हम दोनों ने ही कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि जीवन में इस परिस्थिति का सामना करना होगा, पर हम सब उस ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली मात्र हैं। वो जैसा नचाता है हम सब उसके इशारों पर नाचते हैं। हम दोनों ही अपने अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। हम कोई तलाकशुदा नहीं जिसमें हमारे साथी से हमारा कोई मनमुटाव हुआ हो। वह तो नियति ने हमको उनसे अलग किया है। हम तो सपने में भी उनसे अलग होना नहीं चाहते थे। वर्षा ने बहुत कोशिश की, पर आंसू आखिर छलक ही आए। प्रखर ने उसे टिश्यू दिया। वर्षा ने अपने आंसू पोंछे और 2 घूंट पानी गले में उतारा ताकि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सके। जब कुछ सामान्य हुई तो फिर अपनी बात को सही से जारी रखा जहां से छोड़ा था। जाहिर है हमें एक दूसरे के साथ रहने में, आदतें ढालने में समय तो लगेगा ही, इसलिए हम दोनों को धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अचानक से ना तो मैं आपको शायद अपना पाऊं और शायद आप भी, इसलिए हम दोनों को हमारे रिश्ते को समय देना पड़ेगा। पता है कि जब तक हमारा रिश्ता नहीं आगे बढ़ेगा, बच्चे भी हमसे नहीं जुड़ पाएंगे, उनको एक खुशहाल परिवार नहीं मिल पाएगा। इतना जानती हूँ कि हम जो भी कदम उठाएंगे उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। साथ ही मैं एक और साफ करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वर्षा की आवाज़ बहुत ही दृढ़ थी। प्रखर बहुत ध्यान से उससे सुन रहा था। वर्षा ने प्रखर को देखते हुए कहा, भविष्य में परिवार आगे बढ़ाने के लिए मुझ पर कभी दबाव नहीं डालिएगा। मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में सोचना भी चाहिए। प्रखर वर्षा की बात से सहमत था। शायद वो भी वर्षा जैसे ही मनोस्थिति का सामना कर रहा था और हालातों से समझौता कर रहा था।
उसको कोई आपत्ति नहीं थी। वो भी अपने बच्चों को माँ और एक परिवार देना चाहता था। उनकी बातें चल ही रही थी तभी उनका ऑर्डर भी आ चुका था। दोनों चुपचाप कॉफी और सूप पी रहे थे। इसी बीच दोनों ने कोई बात नहीं की। तब तक मेघना तीनों बच्चों को लेकर के रेस्तरां में आ गई। ये वर्षा, प्रखर और मेघना का ही निर्णय था कि जब दोनों आपस में बात कर लें तभी बच्चों को आपस में मिलाएं। प्रखर का बेटा सहमा सा वर्षा को टुकुर टुकुर देख रहा था। बहुत प्यारा सा था। उसको देख करके वर्षा को तरस आया, कितना छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया। वैसे भी बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको देख किसको प्यार नहीं आए। पर वर्षा के बच्चे बहुत असहज महसूस कर रहे थे। प्रखर ने ही उनसे बात करनी शुरू कर दी, जिसका जवाब दोनों ने हाँ हाँ में दिया। दोनों अपने हाव भाव पर नियंत्रण करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, पर हाँ, दोनों प्रखर के व्यक्तित्व से प्रभावित जरूर थे। प्रखर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, पर वर्षा एकदम से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। एक औरत नियति ने जिसको इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया हो, वो अपने हर कदम फूंक फूंक करके रखती है। उसके मन में एक आशंका रहती है, कहीं फिर कुछ गलत ना हो जाए। अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बचती है। तय हुआ कि वर्षा बच्चों से बात कर मेघना को अपना जवाब दे देगी। सबने विदा ली और वह तीनों घर आ गए। स्निग्धा और सहर्ष की तरफ से हाँ था। प्रखर एक अच्छा इंसान था और उनको अपने माँ के लिए सही जीवन साथी लगा था। वर्षा रात भर सोचती रही। उसने घर पर भी सबको बता दिया था। एक बार तो सब सुन करके सकते में आ गए, पर साथ ही साथ खुश भी थे। उनको तो सीधे सीधे आफत से छुटकारा मिल रहा था। सबके लिए बोझ ही तो थी वो तीनों। वर्षा ने मयंक से दुकान में से आधा हिस्सा मांग लिया। एक बार तो मयंक ने आनाकानी करी कि जब वह दूसरी शादी कर रही है फिर किस बात का हक। पर जब वर्षा ने कोर्ट में घसीटने की धमकी दी तब मयंक ने चुपचाप हाँ कर दी। वर्षा ने सोच लिया वो सारा पैसा दोनों बच्चों के नाम कर देगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। कहीं प्रखर के मन में हल्का भी कुछ हुआ तो दोनों बच्चों के आगे चल कर के कोई समस्या ना हो। आखिर बहुत कसमकस और विचार विमर्श के बाद उसने मेघना को फोन कर अपनी हामी भर दी। वर्षा की हाँ के बाद प्रखर ने कोर्ट में शादी की अर्जी लगा दी। इस बीच दोनों ने बच्चों के साथ 2-3 बार मुलाकात की। प्रखर बहुत ही समझदारी से स्थिति संभाल रहा था। उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से वर्षा और उसके दोनों बच्चे प्रभावित थे। फिर भी वर्षा का दिल बहुत घबरा रहा था। आने वाली जिंदगी उसके लिए सही भी है या नहीं, कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही है। अभी कहने को ही सही उसके पास एक परिवार तो है, कहीं कल को कुछ हो गया तो वह तो परिवार से भी जाएगी। मेघना ने उसके डर और संशय को देख करके उसको आश्वस्त किया। वर्षा, मैंने तुझको यह राह दिखाई है, मुझ पर यकीन कर। अगर जरा सी भी मन में शंका होती तो यकीन मान, मैं कभी तुझे ये राह नहीं दिखाती। प्रखर बहुत ही समझदार और जिम्मेदार इंसान है। औरतों की बहुत इज्जत है उसके मन में। वर्षा ने ठंडी आंख भरी और मेघना से बोली, तू है इसलिए इतनी हिम्मत कर रही हूँ। तेरे इतना कहने से थोड़ी तसल्ली भी मिली, पर मैं इस समय जहाँ खड़ी हूँ चाह कर भी किसी पर आंख मूंद कर यकीन नहीं कर पाता। हर कदम उठाने से पहले 100 दफा सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे किसी भी कदम का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलना पड़ता है। मेघना उसकी स्थिति समझ सकती थी, पर हाँ, वो थोड़ी तसल्ली भी थी, क्योंकि वो अपने भाई को भी ढंग से जानती थी। वर्षा बच्चों से भी कई बार पूछ चुकी थी। अगर तुम लोगों के मन में कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। और हाँ, मुझे मालूम है हम लोगों को वहाँ एडजस्ट होने में समय लगेगा। हम सबको बहुत धैर्य से काम लेना होगा और तुम लोग को प्रखर के बेटे श्रेयांश को दिल से अपना भाई समझना होगा। तुम लोग बड़े हो इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है। वर्षा धीरे धीरे अपना सामान भी पैक कर रही है, पर उसका दिल दिमाग बहुत दुखी था। जिस घर में वैभव के साथ साथ फेरे लेकर के आई थी, कितने सपने और कितने उत्साह के साथ आई थी, उसको छोड़ना इतना आसान कहाँ था। घर की हर दीवार से जैसे उसकी अनगिनत यादें जुड़ी हो। दोनों ने मिल करके अनगिनत सपने देखे थे, पर वो कहते हैं ना कि हर सपने कहाँ सच हो पाते हैं। कैसे भूल पाएगी वो ये सब, सच आसान नहीं होगा उसके लिए ये सब। वो वैभव की फोटो को भी अपने बैग में रखने लगी। फोटो रखती तो वैभव को निहारने लगी। वैभव, मुझे पता है कि जो दर्जा मेरी जिंदगी में तुम्हारा था वह मुझे अब किसी और को
देना होगा। सच कहूँ तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, पर अगर तुम साथ रहोगे तो शायद यह परीक्षा मैं पास भी कर लूं। तुम जानते हो मैंने किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना। कहती कहती आंसू की 2 बूंद वैभव की तस्वीर पर गिर गई, मानो वैभव भी उसके साथ रो रहा है। आखिर दोनों ने एक दूसरे से बिछड़ जो रहे थे। वैभव को भी दुख तो होता ही है। जो वर्षा अपने और वैभव के बीच किसी को भी दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज खुद उन दोनों के बीच किसी तीसरे को। सच कितना असहाय हो जाता है इंसान कभी कभी, जब अपनी ही कस्में, वादे, सपने सब टूटते दिखते हैं। उसने आखिरी बार वैभव की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि अब ऐसा करके शायद वो किसी के साथ विश्वासघात करेगी। उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था। आखिर महीने भर बाद कोर्ट मैरिज में दोनों की शादी हो गई। दोनों बच्चों के साथ वो प्रखर के घर आ गई। श्रेयांश अभी भी थोड़ा सा सहमा सा रहता था। अपनी मम्मी की जगह वर्षा को देखना घबरा तो जाएगा ही। बच्चे के मन पर क्या बीत रही होगी वो तो किसी को भी बता भी नहीं सकता। वर्षा समझ गई थी कि उसको श्रेयांश का अपना बनाने में समय तो लगेगा और वर्षा को भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। अपने बच्चों की तो वो बहुत अच्छी माँ थी, पर अब श्रेयांश की माँ बन करके दिखाना था, जो शायद इतना आसान नहीं था। वो कभी वर्षा को आंटी बोलता तो कभी मम्मी। इधर साहर्ष और स्निग्धा भी चुप चुप से रहते। हर सदस्य एक दूसरे से कम ही बोलते। प्रखर का बेटा श्रेयांश ही सबके बीच कड़ी था। उसकी बाल सुलभ हरकतें कभी कभी सबको हंसा हंसा करके पागल कर देती। प्रखर के माँ बाप थोड़ा कम ही बोलते। वो भी इस शादी को अभी मन से नहीं अपना पाए थे। साथ में वर्षा के 2 बच्चे भी थे। उनको यही डर रहता, कहीं वर्षा उनके पोते को प्यार दे पाएगी या नहीं, कहीं पक्षपात तो नहीं करेगी। श्रेयांश वर्षा से अपने मासूम से सवाल करता, आंटी मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। आपको पता है मेरी मम्मी अब स्टार बन गई हैं। पापा कहते हैं भगवान जी ने मम्मी की शक्ल में आपको भेजा है। क्या सच में आप मेरी मम्मी हो? श्रेयांश की बातों से वर्षा का दिल भर आता। वो उसको गोद में उठा करके प्यार करती और कोशिश करती उसके हर सवाल का जवाब दे, उसके मन की जिज्ञासा शांत कर पाए। अब तो वर्षा से धीरे धीरे थोड़ा खुलने लगा था। वैसे भी बच्चा तो प्यार का भूखा होता है, अगर मिल जाए तो वो भी निश्चल, तो वो झट से पराये को भी अपना बना लेता है। वो अभी छोटा था तो वर्षा को ज्यादा ध्यान उस पर रहता था। वैसे भी प्यार देगी तभी तो उसके मन में अपनी जगह बना पाएगी। कभी कभी उसको महसूस होता जैसे इन सब में उसके बच्चे उससे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रखर कोशिश नहीं कर रहा था। प्रखर साहर्ष और स्निग्धा से बात करने की बहुत कोशिश करता, पर वह अभी इतना खुल नहीं पाए थे। आखिर वो बड़े थे। उनके मन से उनके पापा की छाया हटाना, पापा के रूप में किसी और को देखना इतना आसान नहीं था। और वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे जो एक पल में सब भूल जाएं। पर हाँ, इस घर में उनको परिवार, सम्मान, अपनापन सबका एहसास तो होता था, जो उनके पापा के जाने पर उस घर में छिन गया था। वर्षा और प्रखर का रिश्ता भी अभी बहुत औपचारिकता वाला था। दोनों में हिचक रहती थी। प्रखर ने वर्षा को साफ साफ कह दिया था उसको जितना समय लेना हो ले ले, वो उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा। आखिर पहले वाली जिंदगी से एकदम नई जिंदगी अपनाना इतना आसान नहीं है। वो उसकी भावनाओं की कद्र करता है। पर हाँ, प्रखर वर्षा को बहुत ध्यान रखता है। नए माहौल में सहज होने में उसकी भरसक कोशिश करता है। उसको की जरूरत के समय वो उसके साथ है। एक दिन स्निग्धा बैग में से वैभव की तस्वीर निकाल रही। वर्षा ने कारण पूछा तो वो बोली, मम्मी श्रेयांश की मम्मी की फोटो भी तो बाहर लगी है, फिर पापा की बैग में क्यों? मैं उसे भी बाहर लगा देती हूँ। वर्षा बोली, ऐसा नहीं हो सकता। स्निग्धा ने कारण पूछा तो वो बोली, ये प्रखर का घर है, यहाँ उसकी पत्नी की फोटो रहेगी। स्निग्धा आश्चर्य से बोली, मम्मी ये आपका भी तो घर है। फिर वर्षा शून्य में देखती हुई बोली, कुछ सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते। कहती उसने स्निग्धा के हाथ में से तस्वीर ले वापस बैग में रख दी। उस दिन वर्षा कहीं जाने को तैयार हो रही थी। स्निग्धा ने पूछा, मम्मी बहुत सुंदर साड़ी है, कहीं पार्टी में जा रही हो? वर्षा खुशी खुशी साड़ी सही करती हुई बोली, पड़ोस में जो आंटी है उनकी बेटी की सगाई है। वर्षा ने उससे भी चलने को
बोला पर उसने मना कर दिया। उसके एग्जाम्स थे। वर्षा ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोला। वर्षा मांग में सिंदूर भर रही तो स्निग्धा ने उसे देखते हुए बोली, मम्मी याद है आपको जब पापा की मौत हो गई थी तो आपको हर शुभ काम से दूर रहने को कहा गया था, और आज देखिए इसका मतलब आपका अस्तित्व सिर्फ पापा से है। किसी भी शुभ काम से जाना हो तो आदमी की जरूरत है। क्या हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि इतनी पढ़ाई करके भी क्या फायदा जब हम औरतों को खुद का कोई वजूद ही नहीं होता है। वर्षा कभी अपनी मांग में भरे सिंदूर को देख रही तो कभी अपनी बेटी को। गलत क्या कह रही है वो? सही तो है। जब तक ये बिंदी सिंदूर हैं, तब तक इस समाज में हमारा सम्मान है। हमारी खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है। माना प्रखर बहुत अच्छा आदमी है, उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ कभी तो मलाल होता है। वो अपनी सोच में डूबी थी कि बाहर से प्रखर की आवाज आई। वो चलने के लिए तैयार था। वर्षा अपनी पहचान ढूंढती उसके पीछे पीछे चल दी। धीरे धीरे स्निग्धा और सहर्ष इस माहौल के अभ्यस्त होने लगे थे। वैभव के जाने से अपने सिर पर जिस हाथ की कमी महसूस करते थे उसका एहसास एक बार फिर से होने लगा था। प्रखर बहुत हद तक कोशिश कर रहा था उनके दिल में जगह बनाने की, और उसके प्रयासों का भी नतीजा था कि वो दोनों अब प्रखर से काफी बातें करने लगे थे। प्रखर भी उनकी पढ़ाई से लेकर के उनकी हर चीज में रुचि रखता था। इधर श्रेयांश तो वर्षा को अपनी माँ ही समझता था। एक पल को भी वर्षा का पीछा नहीं छोड़ता था। एक बार वर्षा जब उसे लोरी गा करके सुला रही थी तो वो वर्षा से मासूमियत से पूछता है, मम्मी आप मेरी पहले वाली मम्मी की तरह स्टार तो नहीं बन जाओगी? मुझे मेरी मम्मी दूर आसमान में अच्छी नहीं लगती। मेरी मम्मी मेरे साथ इस घर में मेरे पास रहनी चाहिए। इतने से बच्चे के मन के डर से वर्षा को और भी प्यार आ गया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे वादा किया कि वो उसके साथ इसी घर में रहेगी, उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। मासूम जैसे इस वादे से अस्वस्थ हो गया और वर्षा के पास गहरी नींद में सो गया। ऐसी मासूमियत देख किसको प्यार नहीं आए। वर्षा ने उसके गाल पर प्यार कर उसे सुला दिया। प्रखर भी जब श्रेयांश को खुश देखता तो लगता जैसे उसके सिर से एक बोझ हल्का हो गया। अब वो श्रेयांश की तरफ से बेफिक्र हो गया था। सही हाथों में उसकी परवरिश जो हो रही, नया माहौल, नए लोग, सबकी अपेक्षाओं का बोझ, नई जिम्मेदारियां, इन सब के बीच तालमेल बैठाते बैठाते वर्षा की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी, और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि बिस्तर से उठने की भी उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उन दिनों में प्रखर ने दिन रात उसकी सेवा करी। उसके मांगने से पहले हर चीज उसके लिए हाजिर कर देता। वर्षा ने उसकी आंखों में खुद के लिए चिंता, परवाह, डर सब महसूस किया था। शायद वह दोबारा जिंदगी में अपने साथी को खोने के डर से भी भयभीत था। वर्षा को बहुत दुख भी हुआ। प्रखर उसका इतना ध्यान रखता है, पर वह कहाँ उसकी भावनाओं की कद्र करती है। वो तो रो करके अपना दिल हल्का भी कर लेती है, पर प्रखर तो रोना तो जाने दो, अपने मन की बात भी किसी से नहीं कहता। दुनिया के सामने ऐसे जताता जैसे उन दोनों का रिश्ता सामान्य है, पर ये तो वर्षा और प्रखर ही जानते थे कि उन दोनों के बीच अभी भी एक खाई है, जिसको प्रखर तो पाटना चाहता था, पर वर्षा ही उस खाई को पाटने में झिझक रही थी। इतना समय हो गया पर वर्षा अभी भी अपने मन में उसके लिए वैभव जैसी जगह नहीं बना पाई थी। सच में आज उसको अपराध बोध महसूस हो रहा था। प्रखर की अपराधी महसूस कर रही थी वो। उस रात भी वर्षा यही सब सोच रही थी। इतने में प्रखर उसके कमरे में आ गया। वर्षा की आंखों में आंसू देख एक पल को तो वो घबरा गया। जब उसने वर्षा से कारण पूछा तो वर्षा प्रखर की तरफ देखती हुई बोली, प्रखर मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया, पर मैंने आपके लिए क्या किया? मैं आज भी मेरे अतीत को सीने से लगाए घूम रही हूँ, जबकि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरी भावनाओं की खातिर खुद की भावनाओं का गला घोंट दिया, उनको कुचल दिया। रोते रोते वर्षा की हिचकियां बंध गई। प्रखर उसके आंसू पोंछना चाहता था, उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, पर नहीं कर पाया। शायद वर्षा ने उसे अपने जिंदगी में अभी वो स्थान नहीं दिया था। वर्षा उसकी सकुचाहट, हिचकिचाहट सब समझ गई। आज उसने उन दोनों के बीच की
खाई पाट दी। उसने अपने को नहीं रोका और खुद जाकर के प्रखर के सीने से लग गई। वैसे भी ये दूरी उसी की तरफ से तो बनाई हुई थी। प्रखर ने वर्षा को अपनी बाहों में भर लिया। सच कितना सुकून मिला था वर्षा को प्रखर के पास। उस दिन उसने ना जाने कितने आंसू बहाए, जिसमें खुशी के, दुख के, ग्लानि के, ना जाने कितने तरह के आंसुओं का मिश्रण था। वो इन आंसुओं को बहा करके शायद अपने अतीत को बहा रही थी और उसी बहाव में अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रही। आज उनके पति पत्नी के रिश्ते पर मोहर भी लग गई थी। वर्षा ने पूर्ण रूप से अपने को प्रखर को सौंप दिया था और पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत किया था। इसके बिना शायद पति पत्नी का रिश्ता पूर्ण भी कहा जाता हो, पर जब दोनों एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक दूसरे को सौंप देते हैं, तब जाकर के ही इस रिश्ते की सार्थकता पूरी होती। वर्षा संतुष्ट थी और प्रखर भी बहुत खुश था। जिंदगी अपनी गति से चल रही थी। प्रखर, वर्षा, तीनों बच्चे सब खुश थे। कुछ दिनों से प्रखर की बहन वंदना घर रुकने आई हुई थी। उसने महसूस किया कि मम्मी पापा अभी भी वर्षा को मन से नहीं अपना पाए हैं। वंदना ने मम्मी पापा से इस संबंध में बात करी। पापा, भैया, श्रेयांश, भाभी और उनके बच्चे सब खुश हैं। भाभी भी पूरी तरीके से इस घर को अपना मान चुकी हैं। फिर आप क्यों नहीं अपना पा रहे हैं उन लोगों को? याद है भैया आपकी बहू को खो करके कितना उदास हो गया था। श्रेयांश को लेकर के कितना फिक्रमंद रहता था, गुमसुम सा हो गया था वो। पर अब वो खुश हैं, श्रेयांश भी खुश है। फिर आपके मन में क्या चल रहा है? मैं देख रही हूँ आप दोनों खुश नहीं हैं। वंदना की माँ ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बेटा हमने दुनियादारी देखी है। वर्षा के 2 बच्चे हैं और प्रखर का 1। मन बदलते क्या देर लगती है? और फिर औरत का तिरिया चरित्र तो तुम जानती ही हो। कल को मेरे बेटे का सारा पैसा अपने और अपने बच्चों के नाम करा लिया तो मेरे पोते का क्या होगा? मैंने प्रखर को कितनी बार कहा है कि उन दोनों का एक बच्चा इस दुनिया में होना चाहिए, पर उसने इस संबंध में बात करने से साफ साफ मना कर दिया। वंदना को जैसे माँ का संशय सही लगा। वो अपनी माँ से बोली, माँ तू चिंता मत कर, तेरा कहना भी सही है, मैं भाई से बात करूँगी। वर्षा ने सब सुन लिया। आज उसको समझ आया प्रखर के माँ बाप की चिंता का कारण क्या था। वर्षा को दुख भी हुआ कि उसके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को कोई नहीं समझ पाया। वो उधेड़ बुन में थी। आखिर किससे इस बारे में बात करे? प्रखर से करे या ना करे? कहीं उसको ऐसा ना लगे कि वह उसके माँ बाप के खिलाफ उसे भड़का रही है। 2-3 दिन वो बहुत उलझन में थी। इसी बीच वंदना ने भी बातों बातों में वर्षा को बातों को घुमा फिरा करके एहसास दिलाया कि उन दोनों का एक बच्चा होना ही चाहिए। एक दिन वर्षा के फोन पर उसकी माँ का फोन आया। माँ उसकी आवाज़ से ही पहचान गई कि वो किसी बात से परेशान है। आखिर माँ थी, अपनी बेटी का दर्द वो नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। जब उन्होंने वर्षा से कारण पूछा तो वर्षा ने एक बार तो टाल दिया, पर माँ के आग्रह और उनके जोर देने पर उसने सब बता दिया। वर्षा की माँ बोली, देख बेटा, तेरे सास ससुर का तो नहीं पता, पर मेरे मन का डर भी सही है, यही है। वर्षा को माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो आश्चर्य से बोली, माँ तुम भी ऐसी बातें कर रही हो? जब तुमको ही अपनी बेटी पर यकीन नहीं है तो किसी और से क्या आस रखूं? वर्षा की आवाज़ में हताशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी माँ उसे प्यार से समझाते हुए बोली, मेरी बच्ची तू मुझे गलत समझ रही है, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अभी तेरे बच्चे अलग और प्रखर के अलग हैं। यह तू भी जानती है कि पति पत्नी के बीच बच्चे एक कड़ी होते हैं। अगर तुम दोनों का एक बच्चा होगा तो तुम्हारा बंधन और मजबूत होगा। वो एक बच्चा तुम दोनों के संबंध को और मजबूत बनाएगा। एक कड़ी होगा तुम दोनों के बीच। और वैसे भी कमी भी क्या है तेरे दामाद जी अच्छा कमाते हैं। कल को तुम दोनों में कोई मन मुटाव हो गया वो तो एक झटके में तुमसे अलग हो जाएंगे। कम से कम उस बच्चे के बहाने ही सही तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। वर्षा ने
कुछ बोलना उचित नहीं समझा और फोन रख दिया। वर्षा बहुत उलझन में थी। इधर प्रखर की बहन भी उस पर दबाव बना रही थी। आखिर में सबकी आशंकाओं को मिटाने के लिए एक बार फिर से वर्षा परीक्षा देने उतर गई। आज वो 5 महीने की गर्भवती है। सब बहुत खुश हैं। वर्षा फिर से एक बार परीक्षा में पास हो गई है, पर सच में तो फिर से टूट गई है। क्यों हर बार उसे ही अपने को सही साबित करने के लिए परीक्षा देनी होती है? कब तक वो यूं ही एक के बाद एक परीक्षा देती रहेगी? क्या इसका कभी अंत भी होगा? तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।